जैसे कि कल हम लोगों ने जो चार्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, और चार्टर के बारे में हमारी जो कंप्लीट डिस्कशन हो रही है, मैंने काफी सारा आप लोगों के साथ में हिस्ट्री डिस्कस किया है। और मैंने हिस्ट्री में आप लोगों को सारा कुछ बता दिया है कि हिस्ट्री कैसे है, क्या है, और अकॉर्डिंग टू अब ये चार्टर क्या है। लास्ट हमारा चार्टर हुआ था, अब 1853 से स्टार्ट करते हैं कि चार्टर एक्ट जो है, आप लोगों ने देखा होगा कि एवरी 20 इयर्स जो है वो चार्टर आने लगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो 1600 में हमारी क्वीन एलिजाबेथ आई थी, तो उन्होंने जो मोनोपोली ग्रांट की थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर। अब क्या हुआ था कि जो मतलब चल रहा है वो चल रहा है ना। मतलब एट दैट टाइम ऑल्सो, सॉरी 1813 में चलूंगी मैं पहले। 1813 में जो मैं आपको बता रही थी कि जो 20 इयर्स से जो मोनोपोली इन लोगों की चल रही थी, जो चार्टर 20 एवरी 20 ईयर में आप देखेंगे एक नया चार्टर आ रहा है भाई। तो इन लोगों ने क्या किया ना, जो हम लोगों ने 16 ईयर का क्वीन एलिजाबेथ का टाइम देखा जिसमें उन्होंने मोनोपोली ग्रांट करके रखी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा नो अदर कंपनी विल कम इनटू दिस एंड डू एनीथिंग। तो ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। अब देखो यहाँ पर जो कंपनीज थी, इन्होंने क्या किया ना, एक जो मोनोपोली डेवलप की थी कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के बाप का राज चलेगा, दैट हैज स्टॉप्ड। वो एंड ओवर हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को कहीं ना कहीं रास्ता दिखाने का शुरू हो गया इन लोगों को। यहाँ से इन लोगों का जो बचा था वो चल रहा था सिर्फ फ्री ट्रेड और ट्रेड इन चाइना, जो इन लोगों का चल रहा था। जो नेपोलियन फ्रांस के कौंसल थे वो इसको बढ़ावा दे रहे थे। तो इन्होंने कहा कि कोई जरूरत नहीं है इस मोनोपोली को रिमूव करने के लिए। 200 साल ये मोनोपोली चली, 200 इयर्स। तो फिर उसके बाद में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो डेवलप करना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने, जो इन्होंने स्टार्ट किया कि एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, जो इन्होंने यूरोप से स्टार्ट की। ब्रिटेन और यूरोप जो है उसके बाद यहाँ पर इंडस्ट्रियल नेशन को लेके आना स्टार्ट कर दिए। तो ब्रिटेन और अदर यूरोपियन कंट्रीज जो थे, यानी कि जो ब्रिटेन से जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था वो सिर्फ ही कहाँ पे होता था भाई, यूरोपियन कंट्रीज में होता था। क्योंकि ब्रिटेन जो है अपना जगह बना चुका था। ब्रिटेन न्यू कि अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म होने वाली है, अब हमारा जो राज आएगा दैट विल बी द ब्रिटिश राज। है ना, ब्रिटिश रूलर्स आ गए, ब्रिटिश ने पूरा ये कर दिया। और जो इन लोगों का बचा हुआ था दैट वाज ओनली, जो चल रहा था दैट इज ओनली द थिंग वाज चाइना ट्रेड। और जो ट्रेड था वो टी ट्रेड था। बाकी इन लोगों का सब जो था वो स्टॉप हो चुका था। जो मोनोपोली थी उसको खत्म करने के लिए, अभी आपको पता है कि एक रानी का जो रिवॉल्यूशन चल रहा था, क्वीन एलिजाबेथ का रूल खत्म होते ही देयर इज अदर वुमेन कमिंग इनटू द पिक्चर, अगर आपने सुना होगा तो। तो चार्टर 1833 था, ये इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंजेस लेके आए इंडिया के अंदर। द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या किया मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद जो ब्रिटेन ने है, उन्होंने क्या बोला कि ब्रिटेन की जो है वो खत्म करनी पड़ेगी। तो जो अदर यूरोपियन कंट्रीज थी, अब उनके लिए तो ये हो गया कि बाप रे हम तो मर गए, क्योंकि ब्रिटेन तो हमारे को किधर का भी नहीं छोड़ रही है। तो ब्रिटेन और इंडिया के बीच में एक जो स्लाइड ओपन हो गई थी कि हम लोगों का जो मटेरियल है वो यहाँ से वहां कैसे जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा कैसे। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी अब उसका रूल एंड अप हो गया। उसके बाद में दूसरा जना आया जो रूल करने के लिए स्टार्ट हो गया, यूरोपियन कंट्रीज। प्लीज ऑफ योर माइक्स। ओके, समझ रहे हो ना मैं जो बोल रही हूँ। तो जो ये लैंडस्लाइड जो डेवलप्ड हो गई ब्रिटेन और इंडिया के बीच में, तो यहाँ पर जो ब्रिटिश के मर्चेंट्स थे उन्होंने क्या किया, अंग्रेज सरकार से मदद लेने की कोशिश की। ब्रिटिश मर्चेंट से वो लोग बोले अब हम कहाँ जाएंगे, हमारे तो जो कंपनी है वो खत्म हो रही है। तो यहाँ पे जो लेजिस्लेचर ने अपना काम करना स्टार्ट किया, लॉ मेंबर्स बने, उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को लेके आए, जिसमें इन्होंने ये वॉइस को रेज किया कि भाई हमारा भी तो कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ब्रिटिश सरकार ने इन लोगों की बात सुनी, जो भी इन लोगों का चल रहा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अग्री किया कि हम लोग सिर्फ जो मोनोपोली रखेंगे ना वो सिर्फ टी ट्रेड में रखेंगे, और जो चाइना के साथ ये लोग ट्रेड करते थे।
बाकी इनकी मोनोपोली एक्सटिंग्विश हो गई, खत्म हो गई, फिनिश ऑफ हो गई। यहाँ पे इन लोगों को गोली से उड़ा दिया गया। गोली से मतलब सिमिलरली बंदूक से नहीं, पर उनको हटा दिया गया। तो ये चार्टर्ड एक्ट को लेकर जो ना इंडस्ट्रीज जो थी, बहुत इम्पैक्ट हो गया था इन लोगों के ऊपर, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स होते थे वो इंडिया में आना स्टार्ट हुए, और वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स थे। तो इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी वो माल बेचेगी एकदम छोटे इसमें, और मतलब समझो आप, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो फॉरेन कंट्रीज जिस हिसाब से हम लोगों को ये करेगी, सेल करेगी, वो कंपनी और इंडियन कंपनी में लैक ऑफ डिफरेंस होगा। यू विल नॉट एडजस्ट द डिफरेंस बिटवीन दैट। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि एक पावर बनाया, जो एक्सटेंड किया कि जो स्पेसिफाइड मैटर्स थे इन लोगों के, इन्होंने कहा कि जो भी चीजें होगी वो पार्लियामेंट में जो लॉज इंडिया बनेंगे उसके अकॉर्डिंग वर्क होगा, जो हम लोगों ने रेगुलेशन एक्ट देखी थी। अगर आप लोगों को नहीं याद है तो रिकलेक्ट करने की सोचो कि रेगुलेशन एक्ट बनी, उसके बाद कौन सी एक्ट आई, और उसके बाद 3 एक्ट्स मैंने कल डिस्कस करी है। ऑल द 3 एक्ट्स मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस करी है। नाउ 1833 ends here, now comes to 1853। अब भाई 1853 का क्या है? और हाँ, मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि जो कंट्रोल हुआ था, सॉरी, इस कंपनी के ऊपर जो कंट्रोल होने स्टार्ट हुए थे, जो कमर्शियल कंट्रोल होता था और जो पॉलिटिकल कंट्रोल होता था, उसको लेकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, सॉरी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। है ना, हम लोगों ने कल भी ये डिस्कस किया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं और कोर्ट ऑफ कंट्रोल कितने होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो 6 होते थे, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि इसमें से जो आप लोगों को पता है दूं कि जो गवर्नर है, यहाँ पर आप देख रहे हो, तो गवर्नर जनरल एंड काउंसिल वाज एम्पायर एंड द लॉज एंड रेगुलेशन फॉर ऑल द पर्संस वेदर ब्रिटिश और नेटिव फॉरेनर्स और अदर प्लेसेस टेरिटरी ऑफ द कंपनी। देखो यहाँ पर जो था ना, प्रेसिडेंसीज के बारे में हम लोगों ने सुन रखा था, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। मैंने ये 3 प्रेसिडेंसीज को लेकर भी बहुत कॉन्करेंट डिस्कशन किया है। अब इसमें जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स थे, ठीक है, अब जब सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर समझो जो वोटिंग होती थी, अगर जिस वोटिंग में क्या होती थी, अगर 2 और 2 इक्वल वोटिंग होती थी, समझो आपने दो, आपके तरफ से 2 जने हुए, उनके तरफ से 2, तो यहाँ पर क्या होता था, वीटो पावर यूज किया जाता था। तो इसमें जो कमर्शियल ट्रेड होती थी, जो रेवेन्यू जनरेट होता था ब्रिटिश इंडिया के इसमें, तो वहां पर जो कमर्शियल ट्रेड होती थी, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि ये जो भी चीजें होती थी ना, इन्होंने जो है एक ये निकाला कि जो भी कंपनी जितना भी कमाएगी ना, वो 1 लाख रुपया इंडियन कंपनी को देगी, और जिससे 1 लाख रुपया इंडियन कंपनी क्या कर सकती है, स्कूल, कॉलेजेस, मेडिकल, जो भी उनको चाहिए उन पैसे से वो लोग ये करते थे। समझ में आया? क्लियर विद 1833? एवरीबडी इज क्लियर विद 1833? पूजा, कल जैसे यस तुम मैम। मुझसे पूछ रही थी, अब क्लियर हो रहा है पूजा? सॉरी मैम, मैं लेट आपने लेट ज्वाइन किया है, ठीक है, कोई बात नहीं। नाउ कमिंग टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1853, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, ये चार्टर एक्ट 1853 जो है, इसमें जो मोनोपोली ट्रेड था वो खत्म हुआ 1853 में। ठीक है, जो इन लोगों ने देखा कि अब जो कंट्रोल था कंपनी के ऊपर, पॉलिटिकल होने तो, या फिर जैसा भी कंट्रोल वो लोग करते थे, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, यहाँ पर अब ये 1853 के अंदर पहले वहां पे 24 थे, आधे परांठे और उन्होंने घटा दाल के इट मिर्ची केम टू 18 नाउ। खाई जा रही है। देख लेना भैया। और भाभी, आलू टमाटर और ठीक है, 1853 की बात करती हूँ मैं यहाँ पे। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वहां पर 24 थे, उनको घटाकर इन्होंने 18 डायरेक्टर्स को ये कर दिया, क्योंकि वहां पर जो 6 थे वो नॉमिनेटेड बाय क्राउन होते थे, तभी वो कंट्रोल ऑफ द कंपनी जो था
जो टेरिटरीज थी ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ों को देखो कैसे उठाड़ के फेंके जाने की तैयारी हो रही है। तो जो चार्टर एक्ट है, यहाँ पर क्या हुआ ना, 1853 के अंदर जो आप देखोगे यहाँ पे 12 मेंबर्स, उसके बाद मैंने आपको 6 न्यू मेंबर्स के लिए बता दिया कि यहाँ पे जो 6 न्यू मेंबर्स थे वो नॉमिनेटेड बाय क्राउन थे, यानी क्राउन उनको नॉमिनेट करता था, उसके बाद में उनकी वोटिंग राइट्स होती थी। और जो चार्टर है वो कहीं ना कहीं जो मिशनरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में सेपरेट होने लगे, और ये जो सेपरेट लेजिस्लेशन बनी उसमें 12 मेंबर्स थे, उसके बाद इन्होंने 6 एड ऑन कर दिए, ठीक है, टोटल हो गए 18, और इससे पहले हमने 24 देखे थे। यहाँ पर जो कमांडर इन चीफ, 4 मेंबर्स ऑफ द काउंसिल एंड 6 लेजिस्लेटिव मेंबर्स जो थे, जिसमें 2 वर इंग्लिश जजेस ऑफ द कलकत्ता ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अभी आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के कौन से जजेस थे मैं ये आपको बताऊंगी, डू नॉट वरी, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि सिंध और जो पंजाब है वो यहाँ पर घुस के आने के लिए चालू हो गए। इन्होंने क्या कहा कि जब लॉर्ड डेलहाउस थे उस समय इन लोगों की जो कंपनीज थी, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और ये जो फाउंडेशन यहाँ पे बन रही है अगर आप देख रहे हो, तो इन्होंने बोला कि भाई जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स थे मद्रास प्रेसिडेंसी के, बंगाल के या बॉम्बे के, अब ये सारे के सारे जो गवर्नर्स थे ना, अभी आप देख रहे हो मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर, बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गवर्नर, अब ये सारे के सारे लोग जो है ना ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने ये चेंजेस लेके आए, कितने कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ चेंजेस आए ना, जो कि पार्लियामेंट में लोगों को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि हमारी नौकरी बचेगी, हम लोगों को मिलेगा, ब्रिटिश रूल आएगा, इंडियंस को कहाँ फेंक दिया जाएगा, इंडियंस का नामो निशान खत्म तो नहीं कर दिया जाएगा, या जो ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे थे या ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम कर रहे थे उनको निकाल के बाहर तो रास्ता नहीं दिखाया जाएगा। तो देयर वाज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन कि भाई करने क्या वाले हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि ये चार्टर एक्ट के अंदर है ना एक ओपन कंपटीशन हो गया। आप लोग जो सिविल सर्वेंट्स के एग्जाम देते हो अभी के टाइम में, यू हैव सीन दैट आप सिविल सर्वेंट के जो भी जॉब्स ओपन होते हैं उस कैटेगरी में आप अपने आप को ये करते हो, है ना। वैसे तो सिविल सर्वेंट्स को लेकर कब की बात की जा रही है, 1853 में सिविल सर्वेंट्स के पोस्ट को निकाला गया था, जिसमें कौन से पोस्ट थे, एक कोविनेटेड पोस्ट था, एक अनकोविनेटेड पोस्ट था, यानी कि एक समझो आप एक हायर पोस्ट के लिए दे रहे हो और एक लोअर पोस्ट के लिए अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, जैसे हम लोग जेएलओ के एग्जाम्स देते हैं, एडीजे के एग्जाम्स देते हैं ना, सिमिलरली उस टाइम पे इन्होंने कहा कि भाई ये सारी चीजें कंडक्ट होनी चाहिए। तो इन द मैनर देयर वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम, यहाँ पर क्या हुआ, जो मैंने आपको बॉम्बे बता दिया, मद्रास बता दिया, इन्होंने एक स्पेशल मशीनरी को ये लेके आया, बट नो लॉ वाज मेड बाय द काउंसिल। लॉज जो पास होते थे वो काउंसिल नहीं करता था बिना गवर्नर जनरल के एसेंट के। तो मैंने आपको तीनों प्रेसिडेंसीज बता दी, कौन सी प्रेसिडेंसी बता दी मैंने आप लोगों को, फिर से बता देती हूँ, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बंगाल की प्रेसिडेंसी पहले नहीं थी, ठीक है, उसको एड ऑन किया गया, और उसके बाद ये बोला गया कि ये तीनों के तीनों जो गवर्नर होंगे ये किसको अल्टीमेटली इन्फॉर्म करेंगे सारी चीजें, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। विकी क्लियर हो रहा है कि बाउंसर जा रहा है बेटा? मैम क्लियर है मैम। तीनों ट्रीटी समझी, मद्रास बॉम्बे बंगाल कैसे इन्वेंट हुआ, क्यों किया गया, क्योंकि इन लोगों की जो लड़ाइयां चल रही थी ना, इन लोगों को तीनों को अलग कर दिया गया था उस समय कि भाई तुम तुम्हारा देखो, तुम तुम्हारा देखो, हम हमारा देखेंगे, ठीक है। ये तीनों ट्रीटीज को पहले से ही अलग कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स के एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू पे भी ओपन अप हो गया। तो यहाँ पर कमांडर इन चीफ आए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल, इन्होंने क्या किया कि चार्टर एक्ट 1833 में इन्होंने कहा कि भाई ये सब चीजें जो है लॉज बनने चाहिए, लॉज बनने चाहिए, लॉ होंगे तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे हम लोगों को
स्लेव बनाती चली गई, बनाती चली गई। उसके बाद यूरोपियन कंट्री सब मारने आ गई, ब्रिटिशर्स का रूल आना स्टार्ट हो गया, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे बोला गया कि लॉज बनने चाहिए इंडिया में। और आप देखोगे ना, रिमोटली स्टडी करोगे, फ्रॉम 1458 मैंने देखा कि सब लोगों ने निशाना जो है वो इंडिया को ही बनाया हुआ है। सारे लोग इंडिया में आए, सब कुछ प्रोडक्शन इंडिया की थी, सारी चीजें इंडिया में होती रही, और मजे लेते गए ये। हम बनते गए स्लेव, क्योंकि हम लोगों को नॉलेज नहीं था। एट दैट टाइम वी वर नॉट इनटू द नॉलेज अबाउट दीज फंक्शंस। तो गवर्नर जनरल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और कमांडर इन चीफ, इन्होंने कहा कि जो भी लेजिस्लेटिव फंक्शंस बनेंगे या फिर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस बनेंगे, ये सब चीजों को लेकर है ना, इन्होंने कहा कि देखो, मैंने आपको वही बताया कि जो जजेस मैं आपसे कह रही थी ना, कि सुप्रीम कोर्ट के जज, जो यहाँ पे हमने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस जो है कलकत्ता के, तो आप लोगों को पता है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का था कलकत्ता का, एक रेगुलर जज था, दूसरा बंगाल का था, तीसरा मद्रास का था, चौथा बॉम्बे का था, और पांचवा जो था किधर का था वो, आई थिंक इट वाज आगरा, आई गेस, है ना, आगरा का था। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि जो चार्टर एक्ट को इन्होंने सेपरेट किया, लेजिस्लेटिव को इन्होंने अलग कर दिया, एग्जीक्यूटिव को इन्होंने अलग कर दिया, और जो फंक्शंस थे गवर्नर जनरल काउंसिल के, वो फर्स्ट टाइम इन्होंने ये सारी चीजों को देखा कि भाई ऐसे भी होता है, और इन्होंने मिनी पार्लियामेंट शुरू किया यहाँ से। यहाँ दिस इज कॉल्ड एज मिनी पार्लियामेंट। 1853 is also called as मिनी पार्लियामेंट, जहां पर मिनी पार्लियामेंट को लेकर बात करने लगे, लॉज डेवलप होने लगे, ये सब चीजें जो है वो इंडिया के लोगों को समझ में आने लगी कि भाई ऐसा भी होता है, ऐसे भी होता है। नाउ इंडिया इज नॉट बिहाइंड। अब इंडियंस जो है वो कॉन्करेंटली इनसे भी आगे है, जो चीजें रोबोटिक में या इसमें उसमें हम बहुत आगे है। पहले वी वर नॉट इवन अवेयर अबाउट कि भाई ये ऐसे होता है या वैसे होता है। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858, अब हम लोगों ने कल्पिट्स इंडिया एक्ट को लेकर काफी सारी डिस्कशन करी थी। अब देखो इसमें क्या चेंजेस आए, अब 53 में हमने देखे, तो इसके बाद जो चेंजेस आए ना पिट्स इंडिया एक्ट को लेकर, डबल गवर्नमेंट जो है फेल हो चुकी थी यहाँ पर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे कंपनी अफेयर्स को लेकर, उन्होंने प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पाए। इस वजह से जो कंपनीज गवर्नमेंट इन इंडिया इररिस्पॉन्सिबल हो गई थी। इन अदर वर्ड्स, ये जो प्राइम मिनिस्टर है लॉर्ड पेरमिसन, एंड डबल गवर्नमेंट वाज इनकम्पिटेंट एंड कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स, यानी कि यहाँ पर जो डबल गवर्नमेंट चल रही थी, क्योंकि देखो रेवेन्यू जनरेटेड जो भी चल रहे थे ना 1853 में जो चीजें हुई, उसके बाद में 1858 को क्वींस प्रोक्लेमेशन भी कहा जाता है। 1858 इज ऑल्सो नोन एज विक्टोरिया का पीरियड था। एलिजाबेथ खत्म हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई, अब आई क्वीन विक्टोरिया अपना राज करने के लिए। क्योंकि यूरोपियंस जो थे, ब्रिटिश कंपनी जो है, ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए, भाई चलो अब तुमको तो ये करेंगे, लेकिन इन्होंने यहाँ पर डबल कॉम्प्लेक्स गेम खेला था। जो ये सर्कमस्टेंसेस हुए थे, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस गेव डेथ ब्लो द कंपनीज रूल, यहाँ पे खत्म हुआ। तो पार्लियामेंट में जो एक्ट पास हुआ था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, अब मैं आपको बता दूं कि 1858 जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एज अ बॉडी कॉर्पोरेट केपेबल ऑफ सुइंग बीइंग सूड इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड। देखो ये जो प्रोक्लेमेशन की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ ना, ब्रिटिश क्राउन, जिसमें रॉयल प्रोक्लेमेशन बाय द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, ये क्वींस प्रोक्लेमेशन भी कहा जाता था, जहां पर जो फर्स्ट वॉर लगी थी, जब इंडिया में फर्स्ट वॉर लगी थी 1857 में, हाँ 1857 में जब फर्स्ट वॉर लगी थी, तो उसमें क्या हुआ कि 1857 जो रिवॉल्यूशन चल रहा था उसको उसने खत्म करने की कोशिश की, सप्रेस करने के लिए कोशिश किया, क्योंकि इन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो चली गई, डूब गई, जो सोल्जर्स है, जो किंग्स है, अब वो क्या करेंगे। अब इन्होंने क्या किया ना, अब जैसे ब्रिटिशर्स आ रहे थे, तो ब्रिटिशर्स ने एक स्मार्ट गेम खेला। इन्होंने क्या किया,
क्या किया, स्मार्ट गेम कैसे खेला ब्रिटिशर्स ने? ये लोग अपने रिलीजन को आगे लेके आते चले जा रहे थे। दे वर ब्रिंगिंग देयर ओन रिलीजन। जैसे कि क्रिश्चियंस जो है वो ट्राई कर रहे थे यहाँ पे रूल करने के लिए, और इंडियंस को क्या लग रहा था कि भाई ये तो जो क्रिश्चियंस है वो तो लेके घूम ही रहे हैं, क्योंकि इन्होंने नई नई चीजें लेके आए हैं। विडो मैरिज को लेकर इतना सब कुछ बोल रहे हैं ये लोग। और जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंडियंस हैं आई मीन, उनको एडुकेट कर रहे हैं। अभी सोल्जर्स को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हम करें तो क्या करें। बिजनेस बिजनेस तो दूर की बात है, उनके तो दिमाग काम करने बंद हो गए थे, क्योंकि उनको कहा जाता ऐसे मत रहो, धोती मत पहनो, कुर्ता पहनो, पैंट्स पहनो, या फिर तुम लोग शेव ऐसे मत करो। तो ये सब चीजें ना एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड डेवलप कर रही थी लोगों के बीच में, भाई करे तो क्या करें, जैसे हाहाकार मच गया था। अब इंडियंस को क्या था ना कि अगर उनको कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए समझो दूसरे किसी इधर जाना रहता था, तो अब उनको समझो उनके दिमाग में ऐसे ही रहता था कि समझो उन्होंने, आपको पता है कि गाय जो है हिंदूज के लिए माता है, ठीक है। अगर आप लोगों को स्लॉटर हाउस के बारे में पता होगा कि गाय को काट के उसका जो फ्लैश बेचा जाता था, तो हिंदूज के लिए ये जो था ना ये धार्मिक ये था कि हम ये सब नहीं करेंगे, ये तो हम, नहीं तो हमारा जो धर्म है वो तो टोटली भ्रष्ट हो जाएगा, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशंस जो हो रहे थे उस समय, और इनको ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि अभी ब्रिटिशर्स जो आए हैं उनके साथ फ्रेंडशिप करनी है नहीं करनी है, करना है तो क्या करना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो तो खत्म हो गई, अब वो नहीं हैंडल कर पा रहे थे। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है 1850 एक्ट 1858 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट आया, उन्होंने क्या कहा कि हम इंडिया को एक बेटर ये बनाएंगे, और बेटर सिचुएशन में इंडिया को लेके आएंगे, और बेटर बनाएंगे, इंडिया को अच्छा बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक्ट पास हो गया, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट था। ये पास ऑन हुआ था अगस्त 1858 में। उसके बाद में क्या हुआ, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट बन गया 1858 में। उसके बाद में ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये लिक्विडेट हो गई, खत्म हो गई, फिनिश हो गई। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कुछ भी नहीं बचा। तो देखो ये द एक्ट ट्रांसफॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। India henceforth to be governed by and the name of her majesty. The board of control and the directors were abolished and the powers were transferred to one her majesty secretary of the state. The powers and the crown were to be exercised assignated by the council of 15 members. वहां पर हमने कितने देखे थे, अब यहाँ पे देखो आप 15 मेंबर्स देख रहे हो। उससे पहले आपने 24 देखा, उसके बाद में आपने 18 देखा, अब यहाँ पे 15 मेंबर्स की बात की जा रही है, ठीक है। और 7 वर इलेक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ पे जो 7 मेंबर्स होते थे, इसमें से जो लॉ मेंबर होता था ना वो भी वोट कर सकता था, जिसमें उसका वोट भी है काउंट किया जाता था, ठीक है। द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वाज मेड अ चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। यहाँ पे काउंसिल जो बनता था वो सेक्रेटरी बनता था स्टेट का। और द प्रेसिडेंट एंड अकाउंट ऑफ एनुअल प्रोड्यूस रेवेन्यूज ऑफ इंडिया। मैं रेवेन्यूज के ऊपर आप लोगों को बहुत मस्त ये बताती हूँ कि जो रेवेन्यू होती थी आफ्टर ईस्ट इंडिया कंपनी जब लिक्विडेट हुई, खत्म हुई, तो पैसा किधर गया, उसके पास पैसा था, लिक्विड होने के बाद वो कंगाल हो चुकी थी, उसके पास कुछ नहीं था, ब्रिटिश अपना पैसा लेके आया था क्या। The law member and the advocate general of the governor general in council of India were appointed to be king. यहाँ पर जो लॉ मेंबर होता था या एडवोकेट जनरल या गवर्नर जनरल इंडिया, उसको अपॉइंट किया जाता था एज अपॉइंटेड बाय द किंग। किंग अपॉइंट करते थे उनको, क्योंकि ये पिट्स इंडिया जो है इसने जो डुअल गवर्नमेंट बनाई, जिसमें उसने क्या किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था क्या करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते थे भाई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते थे, कमर्शियल अफेयर ये करते थे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करते थे, पॉलिटिकल अफेयर्स को संभालते थे आई मीन। तो ये यहाँ पर ना, हाँ बराबर, हाँ मतलब वो आप लोगों को समझ आ रहा है मस्त। उसके बाद में क्या होता है ना, जो डुअल गवर्नमेंट को स्टॉप करने के लिए इन्होंने क्या कहा कि एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बनाएंगे, जो कि एक कैबिनेट मिनिस्टर था, है ना। ही वॉज अ कैबिनेट मिनिस्टर, जो यहाँ पे बता रही हूँ मैं आप लोगों को। Yes.
ओके, उसके बाद में ये जो कैबिनेट मिनिस्टर था इसका नाम क्या था? लॉर्ड क्या था? स्टैनले ना? Lord Canning is viceroy. कैनले और समथिंग लाइक दैट। कैनले, Canning is स्टैनले वॉइसरॉय ना? No. नहीं, वॉइसरॉय नहीं था, स्टैनले था, स्टैनले, लॉर्ड स्टैनले। जिसमें इसने क्या बोला कि 15 मेंबर्स जो है एडवर्सरी बोर्ड को चलाएंगे, और यहाँ से इन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हेल्प मिलती है, जहाँ पे यूरोपियंस, इंडिया, इन्होंने क्या कहा कि ये जो है ये किंग बनेगा। नाउ ही वाज चूज टू बी अ किंग, और ये जो था ना, ये एक एजेंट था इंडिया और यूरोप के बीच में, है ना? फिर उसके बाद में क्या होता है कि इन्होंने कहा कि ये एक ही पर्सन जो है सब चीजों को मैनेज करेगा, लॉर्ड स्टैनले जो है। अब वाइसरॉ आप जो बोल रहे हो, तो वो लॉर्ड कैनिंग जो थे, इन्होंने क्या किया कि अगस्त 1858 में ये जो पास किया था, अब इन लोगों को, इन्होंने उसका अल्टीमेटली अनाउंसमेंट कर दिया था कि ये जो एक्ट है 1 नवंबर को 1858 में एग्जिस्टेंस आ जाएगा। अब यहाँ पे समझ में नहीं आया भाई क्या करें, कि कौन बैठेगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि कंफ्यूजन हो गई। अब जो इंडियंस है वो कहाँ जाएंगे? ब्रिटिश इंडिया कंपनी वाले तो निकले गए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से, वो तो जॉबलेस हो चुके थे। अब वो जो उस गवर्नमेंट के अंडर में काम करते थे, उनको जॉब्स प्रोवाइड की जाएगी कि नहीं की जाएगी, या देल भी उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा हाथ में, ऐसा कुछ होगा। तो दिस बिकेम अ वेरी बिग टेंशन एट दैट टाइम। तो उस समय ना, इन्होंने ये जो मैडम है हमारी, क्वींस प्रोक्लेमेशन 1858 की, इसने कहा कि ओके, देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन ऑल, लेट अस कम टू द कंक्लूजन, वेयर शी सेड कि अब जब ब्रिटिशर्स आएंगे तो इन लोगों ने ना एक गेट टुगेदर रखा, जिसमें इन्होंने लोगों को बुला के ले लिया। देयर दे मेड दिस थिंग कि बाबा, नो, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पीपल। हम लोग अगर ब्रिटिशर्स रूल को लेके आते हैं तो सारे रिलीजन्स को हम लोग बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट करेंगे, और सारे रिलीजन्स को वैसे ही रिस्पेक्ट दिया जाएगा जैसे आप लोगों को चाहिए, और आप लोगों को कुछ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। आपको जॉब्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आपको वैसे ही काम दिया जाएगा जैसे आप पहले करते थे, आप लोगों को यहाँ से निकाला भी नहीं जाएगा। तो दिस वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन एट दैट टाइम। आई होप 1858 इज मच मोर क्लियर ना? Yes. Yes, madam. हाँ मैडम हुकूमत सेंट्रलाइज हो गई वहाँ। हाँ, ये कैबिनेट जो बिल सेक्रेटरी गवर्नमेंट को लेकर है ना। पूरे पावर हाँ, कैबिनेट सेक्रेटरी के पास आ गए। हम्म, तो कैबिनेट मिनिस्टर ने क्या किया ना, अब जो कैबिनेट मिनिस्टर था ना, वो ही सब संभालता था। मतलब किसी को हायर करना है, जॉब्स देनी है, या उसका फिर ही कोई काम। क्वालिफिकेशन रिलेटेड जॉब्स देनी है, या उसने कहा कि जो रिजोल्यूशन, यानी कहा कि जस्टिस लेके आएंगे हम लोग। ये इनका मेजर एजेंडा था कि भाई हम लोग जस्टिस लेके आएंगे। इन्होंने इस तरीके से, ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को कहीं ना कहीं, अब मैं क्या बोलूं आप लोगों को, क्या बनाया, और ये लोग कैसे अंदर घुसे। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. ये है आदित्य, है क्लास में नहीं आज? Anybody has any query till 1853? No, 1858 में है नो ना। मैम। हाँ सॉरी, 1858, सॉरी सॉरी, that was just mistake of my tongue। बोलना कुछ आ रही थी, बोल कुछ गई। हाँ, इडियट बना है, ऐसे भी बोल सकते हैं। और कुछ बोलो ना यार, कुछ वर्ड बोलो ना। ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को क्या बनाया? नहीं, वो हमारे लोगों को उनके काउंसिल में लोगों को लिए, वो पटियाला हम्म, महाराजा को, वो तो पटियाला मैंने कहा महाराजा ना कि को, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको लेना ही था ना। बनारस के महाराजा को और सम दिनकर को वो उन्होंने मेंबर्स बना के। यस यस, और इसमें तो लॉ मेंबर को उन्होंने कहा ना कि वोटिंग राइट्स भी प्रोवाइड कर दिए थे उन्होंने, जी। है ना? एक लॉ मेंबर का वोट भी जो है वो काउंट होता था उस समय। एनी डिफिकल्टी टिल हियर? आगे बढ़ो, आगे बढ़िए। चलो। आई थिंक सो नो। नाउ
इंडियन काउंसिल 1861। इंडियन काउंसिल 1861 में क्या हुआ था? आप में से किसी को पता है? वही 3 मेंबर्स को लिए काउंसिल हाँ में। हाँ, क्या किया काउंसिल 1861 में? चलो विक्की बताएगा 1861 का हिस्ट्री, जो कि आपने बीएसएल में पढ़ा हुआ है। Yes. क्या हुआ था? विक्की बताओ। मैं बोलूंगा ना। बोलो। अभी हिस्ट्री पे ध्यान नहीं दे रहे, हाँ हाँ, हिस्ट्री पे ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी। हिस्ट्री की तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हो? जी। मैडम 1858 में सेंट्रलाइज हो रहा था, 1861 में फिर डिसेंट्रलाइज हुआ। लोकल 1861 में क्या हुआ था वो बताओ। 68 हाँ बाद जी, लोकल बॉडीज को पावर मिला। 1861 में हाँ मैडम। बैकग्राउंड क्या है 1861 का? मतलब क्यों, क्या हुआ था? 1861 को जो पास किया गया था, वो किस वजह से पास किया गया था? वो क्या चाहते थे, उनके इंटेंशंस क्या थे? और जो 1861 के जो प्रोविजंस थे, ये क्या हो गया मैडम, क्या हो गया, हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर जो म्यूटिनी हुआ ना, वो डर गए हाँ हाँ कि दोनों मिलकर है तो हमने मार के बेइज्जती करके। हाँ, इसलिए क्या किए उन्होंने, यहाँ के लोगों को उनके काउंसिल में नाम के वास्ते लेने के वास्ते 1861 लाए। इसलिए उन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का नाम दिया था, बराबर। जी। और गवर्नर जनरल का पावर बढ़ाने के लिए गवर्नर जनरल के पावर्स बढ़ाने के लिए उन्होंने इंडियंस के साथ में चीट किया था, ऐसे बोलूं मैं? गवर्नर जनरल अब नहीं रहे, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बेंटिंग थे, वो चले गए थे भी, वाइसराय आ गए ना। वाइसराय आने के बाद गवर्नर जनरल की बात नहीं रही, तो कैबिनेट वही बात सेक्रेटरी। है जो 1858 में खत्म हो चुका, हाँ, कैबिनेट वाइसराय आने के सेक्रेटरी। बाद, क्योंकि उसने क्या कहा कि रिलीजन फ्रीडम होना चाहिए, सबको जॉब्स दी जाएगी, किसी भी रिलीजन के साथ में ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। जी पूजा ध्यान क्या है आपका? जी जी। और वहाँ बंगाल में भी एक ये इंडिगो का एक प्रॉब्लम हुआ। हम्म, वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ, इसलिए वो मैं चलो तो विकी आप ये पैरा पढ़ के बताओ मुझे 1861 का क्या है, इसके बेसिक इंपॉर्टेंस क्या थे? पढ़ो पढ़ो पढ़िए। The Indian Council Act of 1861 was the basic importance. It brought about the bringing of the representative institution. It provided India with the framework of government, which listed up to the लास्टेड अप present टू time. द So प्रेजेंट sorry, टाइम। हाँ, present time. आराम से Under पढ़ो, this कोई act, प्रॉब्लम नहीं है। under this act, Indians were for the first time associated with विद द the वर्क ऑफ work लेजिस्लेशन, of इंडिया के legislation लोग फर्स्ट टाइम एसोसिएट हुए ये सारी चीजों से। हाँ, फिर power. The legislature power. The act enlarged of the council governor general for the purpose of making laws and regulation by the additional of not less than six and not next. सिक्स सिक्स एंड टॉल। मैम इसमें 6 मेंबर के बारे में बात किया गया है। हाँ, एंड नॉट मोर देन 12 एडिशनल मेंबर्स। यस मेंबर्स। हाँ, और इसमें आधे जो थे वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे। तो ये जो टर्म होता था इस मेंबर्स का जी। सिर्फ 2 साल का होता था। तो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इन्होंने 12 एडिशनल मेंबर्स को, जिसमें से हाफ ऑफ जो थे वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे। तो इनका पावर क्या था कि भाई लैंड पूरा लॉज बनाने का है, रेगुलेशन फ्रेम करने का है, लोगों के लिए जस्टिस होना चाहिए, लोगों के जगह पे होना चाहिए,
जो चीजें हैं और जो पब्लिक सर्वेंट्स थे जो इंडिया के जो ब्रिटिश इंडिया में काम कर रहे थे, आउटसाइड द और ब्रिटिश इंडिया, आई एम सॉरी, आउटसाइड द ब्रिटिश इंडिया, इनसाइड या आउटसाइड द ब्रिटिश इंडिया, फिर जो एक्ट है, एक सेकेंड, आईपीसी हाँ, द एक्ट, 1850 हाँ 1860 आईपीसी आ गया। हाँ 1860 का आईपीसी आ गया, परफेक्ट। उसके बाद में जो एक्ट रिस्टोर हुआ था, जहां पे प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट बॉम्बे एंड मद्रास द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ये की एम्पावर किए गए थे, जहां पर प्रोविंसेस जो वहां पर थे उनको उन चीज का बेनिफिट दिया जाता था, और गवर्नर जनरल से एसेंट लिया जाता कि भाई जो भी बिल पास होगा, जिसमें मैंने आपको क्या बताया कि इवन द लॉ मेंबर, जैसे 2 और 2 समझो वोट्स इक्वल हो जाते हैं, इसने लेजिस्लेटिव से 2 आए, वहां से 2 आए, तो वो दोनों वोटिंग्स के टाइम पर इन लोगों को एक वीटो पावर दिया जाता था, और उस वीटो पावर को उस बिल में रेस किया गया था, और ऐसा ऑर्डिनेंस पास हुआ था कि जो भी टेरिटरीज, जो भी प्रेसिडेंसीज थे हमारी बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास को लेकर, तो वहां पर देखो बंगाल कैसे बीच में घुस गया है, हमने आगे देखा। तो ये जरूरी हो गया था कि जो एक्ट पास हो रही थी, इन एडिशन टू द जो भी गवर्नर, जो भी लेजिस्लेचर उसमें लॉज नहीं बना रहे थे या बना रहे थे, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिस्ट्री जो है, जहां पर 2 चीफ रीजंस थे इस चीज को लेकर, क्योंकि जीएन सिंह जो कि इंडियन काउंसिल एक्ट में 1861 के अंदर, और सेकेंडली जो इसने पावर्स बनाए जो कि गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे मद्रास जो की प्रोविजंस बने, तो ये एक फाउंडेशन बनी यहाँ पर, और जो भी लॉज बनते थे ये इस अकॉर्डिंगली जो 1937 में इसको कैरी डाउन कर दिया। ठीक है, और इनके साथ जो भी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में रहते थे वो हाँ राजा महाराजा को रिप्रेजेंटेशन लेते थे। हाँ, यस यस, आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ, उधर भी आ रही हूँ, वहां पे भी आ रही हूँ आपको लेके। तो इंडियन काउंसिल एक्ट को जो इन्होंने सफर किया रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स थे, और सारा का सारा जो इट गेव द राइट टू द अनलिमिटेड पावर ऑफ द गवर्नर जनरल, ऑफिशियली देखा जाए तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे उन लोगों को कुछ ये नहीं देते थे। ठीक है, जो प्रिंसेस होते थे, जो जामिनदार होते थे वहां के टाइम पे, मैंने कल आप लोगों के साथ में जामिनदार के बारे में भी डिस्कस किया था, है ना, कौन जामिनदार थे, उनके क्या रोल्स थे। तो दे कुड नॉट आस्क द क्वेश्चन अबाउट, जैसे बजट रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे, तो ये कुछ क्वेश्चंस पूछ ही नहीं सक रहे थे, तुम लोगों को नौकरी दी जा रही ना, तो तुम तुम्हारे औकात में रहो, ये सब चीजें जो है यहाँ पर। फिर ये पॉलिटिकल सिचुएशन जब इंडिया के अंदर आई, जो मैंने आपको कहा 2 सिचुएशंस के अंदर ये लोग काम करते थे, ठीक है, जो मैंने पॉलिटिकल आगे भी आपके साथ में डिस्कस किया। तो पीरियड फ्रॉम 1861 टू 1892 गेव राइज टू इंडियन नेशनल मूवमेंट आया। नाउ फर्स्ट टेल मी व्हाट वाज द इंडियन नेशनल मूवमेंट, वास्टली डिस्कस करेंगे इसको। व्हाट मेड rise to the Indian national movement? We'll discuss with each one of you now. ये बहुत जरूरी है आप लोगों को जानने के लिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जड़ें हैं वो कहाँ से शुरू हुई है, ये लोग कौन थे, इंडिया में कैसे इनका ये हुआ। जैसे मैंने कहा ना कि जो इंडियंस है उसको स्लेव्स के जैसे कैसे ये किया था, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या थी, यहाँ पर तो आप लोग देख रहे थे कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जो इसलिए लेके आए गए क्योंकि उन लोगों को इंडियंस को इनकॉर्पोरेट किया था सिर्फ नाम के लिए, ना ही वो लोग कुछ पूछ सकते थे, ना ही वो लोग कुछ कर सकते थे। तो सिमिलरली आप मुझे बताओ कि इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या था। कांग्रेस पार्टी has established in 1885। वहां से मूवमेंट शुरू हुआ मैडम। ओके, वही जड़ था वहाँ, उसके पहले वो जलियांवाला बाग, वो no, दूसरे you tell me what is the Indian national movement exactly, what gave rise to the Indian national movement? नहीं, वो ब्रिटिश छोड़ सोनिया दो। मैम है क्लास में, वो बताएंगे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को राइज कैसे आया 1861 से 1892 में जो पीरियड था उसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट कैसे लाया गया था। अच्छा, बंगाल का इंडिगो मूवमेंट हुआ मैडम। हेलो Correct. मैम। यस यस, हाय मैम, गुड इवनिंग मैम। मैं Good evening. ड्राइव कर रही हूँ
और No मैं problem. रीड कर रही हूँ, तो आई विल नॉट टॉक, आई विल जस्ट लिसन। No problem, no problem. I was just having a academic discussion, but it is okay. Thank you. चलो आगे, आप में से किसी को पता है what gave rise to the Indian national movement? चलो उज़मा बताएगी। उज़मा, माइक ऑन करो। मैं आप लोगों को ये नहीं सिखाऊंगी अगर आप लोगों ने मुझसे इसके बारे में डिस्कशन नहीं करी है तो। साउथ अफ्रीका में जो हमारे हम पर जो अत्याचार हो गए ना, उसका असर यहाँ पर बहुत पड़ा। वो तो था, लेकिन इसकी वजह से इसकी मूवमेंट क्यों राइज हुई? वही भी जो वो हमारे इंडियन मूवमेंट का महात्मा हाँ, गांधी महात्मा इंडियंस के ऊपर बहुत गांधी, सारा अत्याचार हुआ था, इसीलिए ये मूवमेंट को राइज ऑन किया गया था। हाँ, ऐसी बात है। गोखले तिलक, बाल गंगाधर तिलक, सब यहाँ के जमा हुए, तो उनमें सोच हाँ आ गई। हाँ, हाँ तो सोच आ गई तो क्या ब्रिटिश को यहाँ से हमारे से दूर करना है, हाँ, देना है, करेक्ट। हमारा मुल्क हमारा है। उनकी चर्बी मिला रहे हैं, तो इन सब की वजह से ये नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और उन्होंने बॉयकॉट कर दिए थे सारे जो भी वो थे। 1922 में वो क्विट इंडिया, बाद की नहीं, बात क्विट इंडिया तो बाद में आया बाबा। अभी मत बाद लेके आओ क्विट इंडिया मूवमेंट को। में आया। अभी नहीं, अभी नहीं, ये यहाँ तक बताओ। मैम हमें तो यही पता है, हमें नहीं पता। चलो, दिस इज योर होमवर्क फॉर यू ऑल कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को एग्जैक्टली क्यों स्टार्ट किया गया राजा और क्या है इंडियन नेशनल मूवमेंट। देखो, कल भी मैंने आपको होमवर्क दिया था, फिर भगत भी सिंह, मैंने वो सारी चीजें कवर करवाई। ऐसे भी नहीं है मैंने कहा होमवर्क देती हूँ लेकिन आप लोग पढ़ के नहीं आते। जलियनवाला बाग, ये सब जमा हुए। वो तो बाद में, क्विट इंडिया मूवमेंट, जलियनवाला बाग सब बाद में आया। नेशनल मूवमेंट को राइज करने का जरूरत क्यों पड़ा था वहां पर? यहाँ पर तो इनके साथ में चीटिंग कर दी गई थी, नाम के नाम, काम के नाम पे इन लोगों को जॉब दे दिया गया, लेकिन यहाँ पे उनको बोला गया कीप योर माउथ शट, डू नॉट स्पीक एनीथिंग। नहीं, और क्या हुआ मैडम, यहाँ मिलिट्री में उनके बराबर हमें दर्जा नहीं दिया जा रहा था। वो तो टोटल, लेकिन इन्होंने जब बिल रेज किया था तब तो इन्होंने बोला था ना कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। सूबेदार उन्होंने के ये ऊपर भी कहा था कि रिलीजियस को हम लोग एस्ट्रेंडी फॉलो करने दिया जाएगा। आप लोग मटन मत खाओ, गाय का मटन मत खाओ, सुअर के मटन में मिक्स करके हम आपको नहीं खाने के लिए देंगे। तो दे वर तो डूइंग द सेम थिंग ना। वो बाद में वो बंदूक पे चर्बी डाले ना, गाय हाँ की किसी और की चर्बी डाले, वो मुंह से निकालना था। हिंदू और मुस्लिम हाँ, दोनों एगेनिस्ट हो गए, दोनों एगेनिस्ट हो गए। तो लेकिन ये बिल तो वैसे पास नहीं हुआ था। बिल जो पास हुआ था उसमें क्या चेंजेस थे और उसके बाद में रियलिटी चेक जो था वो उसमें क्या था? अच्छा, बोलिए मैडम, आप बोलिए। चलो, ये एक होमवर्क देती हूँ आप लोगों को मैं, थोड़ा सा जी, करके आओ। देखो, अब हम लोग जो है ना हिस्ट्री की तरफ, मैं आपको काफी कुछ लेके गई हूँ। आगे की हिस्ट्री हम आगे देखेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, रूल ऑफ लॉ क्या बोलता है, हिस्टोरिकल स्पेसिफिक क्या बोलते हैं, सेलियंट फीचर्स क्या है इसके अंदर, जो कि मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, सोशलिस्ट स्टेट के बारे में क्या बोलता है, वेलफेयर स्टेट क्या है, सेक्युलर स्टेट क्या है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है हमारे, माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड क्लासेस क्या है, इलेक्शंस क्या है, जुडिशरी क्या है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फंडामेंटल लॉ क्या है। तो दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अ वेरी डिटेल्ड डेप्थ। इलेक्शन क्या है ठीक सुबह है, में 12 बजे तक मालूम हो जाएगा। हाँ, वो सब पता चल जाएगा आपको कि इलेक्शन क्या है, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना? Hello. यस, Hi, ma'am. हाँ सुदर्शन बोलो। Darshan this side. Am I audible? यस यस, यू Ma'am, आर। will it be also also what are the similarities between Government of India Act and other previous laws and regulations which were passed by us and the current Indian Constitution?
and the reasons I'm not, behind not your voice is repealing not them. at all audible to me. Okay. Okay. Matlab, Am I audible now? it is coming, it is breaking, it is coming, it is breaking. In this way it is coming to me. Okay. Am I audible now, ma'am? Ha, you are audible. Tell me. Hello. Okay, so I was asking, ma'am, will we also be studying what was the reason behind not repealing them, accepting them as it is? क्लियर बोलो तो क्या है वो? Just a second, ना it locked off हो गया. Hello. Hello. अच्छा बोलिए.